हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी ने जो स्टोर कीपर का एग्ज़ाम कराया है उसमें से हमने जीएस वाला पोर्शन और हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको हमने हल कर लिया था। इसके बाद आज देखिए हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन किसका, यूपी वाला। तो यूपी के उसमें से 20 क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी जो एग्ज़ाम है उसमें भी 20 क्वेश्चन यूपी वाले पूछे जाते हैं। बाकी और एग्जाम्स में भी लगभग यही पैटर्न यहाँ पर दोहराया गया है। तो आज देखिए यूपी वाले पोर्शन में देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका विश्लेषण भी काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप, यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो लॉर्ड डलहौजी ने अवध पे कब्जा कर लिया था 1856 में, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, है ना, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी। तो उसकी प्रतिक्रिया फ्रेंड्स हुई थी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो आज़ादी की पहली लड़ाई जो थी वो हुई थी। तो देखिए ये जो 1856 की बात है, तो 1856 में क्या हुआ था कि कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो नवाब था उस समय, ये वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह को उसके पद से इन्होंने हटा दिया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई ये जो 1857 की क्रांति हुई उसमें ये जो था अवध जो था उतर गया था। इसके साथ साथ देखिए जो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी है, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत चलाया था जिसको हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत। ये व्यपगत का जो सिद्धांत है बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने चलाया था। तो ये चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब व्यपगत का सिद्धांत था क्या, देखिए क्या था कि हमारे यहाँ पर भारत में जो रजवाड़े थे, मान लीजिए कि एक रजवाड़ा है, अगर इसका कोई पुत्र नहीं हुआ, तो अगर इसका कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो क्या करता था कि कह देता था कि भाई अगर आपका कोई सगा पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं और जो आपका जो राज्य है वो हमारे अधीन हो जाएगा। इसे हम व्यपगत कहते हैं। तो व्यपगत के हिसाब से ही, चाहे देखिए रानी लक्ष्मीबाई हैं या अन्य जो भी शासक थे, तो उनको वो अपना जो मतलब उत्तराधिकारी है वो नियुक्त नहीं करने देते थे अंग्रेज, और जो राज्य था उसको हथिया लेते थे। इन्हीं सब कारणों से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो जितने भी स्थानीय जो राजा थे वो सब ने क्या किया था, उसमें भाग लिया था। तो और इसको अगर कभी ये बात की जाए कि अवध को किस हिसाब से हटाया था, मतलब हटाया था अवध के राजा को, तो अवध का जो राजा था इसको उन्होंने मतलब कुशासन के हिसाब से, कि उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो शासन है ये सही से नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 606 से लेके 647 ईसा तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी। तो उनकी जो राजधानी थी ये थी कानकुब्ज में। अब देखिए हर्षवर्धन, जो कि वर्धन साम्राज्य का एक राजा था हर्षवर्धन, और काफ़ी विख्यात राजा था। तो हर्षवर्धन जो था ये देखिए इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके साथ साथ में जो हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। और इसके साथ साथ इसने, जैसे जो अभी कुंभ लगता है, तो कुंभ के ही तर्ज पे कन्नौज पे और जो अभी यहाँ पर प्रयागराज में, यहाँ पर बौद्ध समितियों का आयोजन भी ये क्या करता था कि करता था। और हर्षचरित एक पुस्तक है जो इसके पूरे चरित्र पर लिखी गई है। तो हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित, जिसमें राजा हर्ष का काफ़ी जो वृत्तांत है उसमें से लिखा गया है। इसके साथ साथ में ये विद्वान था, कवि था, लेखक था। तो ये राजा जो था हर्षवर्धन काफ़ी प्रमुख राजा था। अगला देखिए, वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो देखिए एक कथन यहाँ पर दिया गया था कि हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो है बात गलत है। हालांकि देखिए जो हरिश्चंद्र घाट और जो मणिकर्णिका घाट है, ये दो घाट जो बनारस में है, ये दोनों घाट जो है दाह संस्कार से जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है और ये माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति का शव यहाँ पर दहन कर दिया जाता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो इस जीवन मरण की जो प्रक्रिया है इससे क्या होता है कि निजात यहाँ पर पा लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात ये भी है, देखिए कि जो हमारे कबीर थे, कबीर वाराणसी में रहे थे
अपने लास्ट टाइम में वो वाराणसी में थे, लेकिन जब इनको अपना शरीर छोड़ना था तो ये यहाँ से चले गए थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई सिर्फ हमारे दाह संस्कार एक विशेष जगह हो जाने से हमें मोक्ष नहीं मिल जाएगा, या हमें गंगा नहा लेने से मात्र मोक्ष नहीं मिल जाएगा, हमारे पाप नहीं धुल जाएंगे, हमारे कर्म तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन घाटों की बात करें यहाँ पर, तो देखिए मणिकर्णिका और ये जो हरिश्चंद्र 2 घाट हैं यहाँ पर बनारस में है, और ये दोनों दाह संस्कार के लिए घाट दोनों जाने जाते हैं। वैसे भी देखिए जो बनारस है, बनारस को घाटों का आप नगर कह सकते हैं, घाटों के, क्योंकि यहाँ पर बहुत घाट हैं, ठीक है। और ये देखिए बनारस का गंगा के किनारे यहाँ पर वसा हुआ है। अगला देखिए यहाँ पर एक तरफ देखिए लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें दी गई हैं, और यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो लेखक है यहाँ पर देखिए अनुज तिवारी। तो अनुज तिवारी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है, देखिए कौन सा, ये पुस्तक है बाराबंकी द प्रोफेसर द पंडित एंड द पुलिसमैन। ये किताब जो है अनुज तिवारी द्वारा लिखी गई है। दूसरा है यहाँ पर देखिए ऑप्शन विश्वनाथ घोष। तो विश्वनाथ घोष ने जो किताब लिखी है वो है जियो बनारस, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर है बालेंदु द्विवेदी। तो बालेंदु द्विवेदी ने जो किताब लिखी है वो कौन सी लिखी है, यहाँ पर लिखी है देखिए माधारीपुर जंक्शन। और यहाँ पर देखिए अमीर त्रिपाठी हैं एक, इन्होंने जो किताब लिखी है वो कौन सी, यहाँ पर ये लिखी है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ठीक है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई किताब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको मिलान करना था। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न काफ़ी टफ कैटेगरी में रखेंगे आप इसको, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई इसको हम गेस नहीं कर सकते थे, है ना, कि कौन से लेखक की क्या किताबें हैं, और ये ऐसे लेखक हैं कि बहुत मतलब एकदम से परिचित नहीं है, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत, और यहाँ पर खाली स्थान में, फिर यहाँ पर खाली स्थान को शुरू की जिस दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में जिसे मनाया जाता है। तो देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी है, तो रामचरितमानस को इन्होंने विक्रम संवत कितने में लिखी है, तो विक्रम संवत वो टाइम था 1631, और ये उस दिन तिथि क्या थी, तो तिथि थी रामनवमी, ठीक है, रामनवमी। अब रामनवमी को ये क्या है कि जन्मदिन मनाया जाता है श्री राम जी का, उस दिन से इन्होंने शुरू की थी लिखना। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि ये जो विक्रम संवत है ये क्या है, तो विक्रम संवत जो है फ्रेंड्स ये 57 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में उस समय यहाँ पर जो विक्रम उस समय राजा हुए, तो उन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो राजा थे, तो विक्रमादित्य ने क्या किया था कि यहाँ पर 57 ईसा पूर्व में इस संवत को यहाँ पर स्टार्ट किया था, विक्रम संवत को। तो विक्रम संवत उस समय स्टार्ट हुआ। अब देखिए इसको यदि हम कन्वर्ट करें, किस में, ईसा में कन्वर्ट करें, तो भाई चूंकि ये जो विक्रम संवत है ये 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1631 में माइनस करना पड़ेगा ये 57। अब ये 57 जब 1631 में माइनस कर देंगे तो हमें सन निकल आएगा। तो देखिए इसमें घटा के अगर हम देखें कि 1631 और यहाँ पर हम घटा दें इसमें से 57, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा देखिए 1574। तो लगभग 1574 ईसा की बात है जब इन्होंने मतलब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की क्या थी रचना शुरू की थी। एक चीज़ और देखिए, संवत आता है शक संवत। तो शक संवत जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण संवत है, क्योंकि हमारा जो इस समय गवर्नमेंट जो है अपनी, ये शक संवत को क्या करती है कि प्रेफर करती है, ठीक है। और जो शक संवत था ये संवत 78 ईसा से शुरू होता है, ठीक है, कितने से, 78 ईसा से। तो यदि मान लीजिए कि हमें निकालना है कि शक संवत कितना है, तो अभी की जो डेट है इस वर्तमान में डेट में हमें प्लस करना पड़ेगा 78, तब ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर निकल आएगा कि हमारा कौन सा ये शक संवत अभी चल रहा है। अब देखिए जो शक संवत है, तो शक संवत एक कुषाण राजा हुआ है, कुषाण, जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है, क्या नाम था, कनिष्क। तो कनिष्क ने इसको शुरू किया था कब, 78 ईसा में, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई कनिष्क जो था वो 78 ईसा में इसने अपना मतलब राज्य काज संभाला था या वहाँ से शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर शक संवत है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिषद में
स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में है? तो यह देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो हमारा BHU है यहाँ पर है। अब क्या है देखिए, ये भारत कला भवन है, ठीक है, भारत कला भवन। एक यहाँ पर है भारत भवन, क्या है, भारत भवन। तो ये भारत भवन कहाँ पे है? देखिए भारत भवन है फ्रेंड्स भोपाल में, ठीक, भारत भवन भोपाल में है। और भारत कला भवन कहाँ पे है? ये बनारस में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ये दोनों हमें याद रखना है कि भाई अगर भारत भवन पूछे तो भोपाल में है, और भारत कला भवन यदि पूछे तो ये यहाँ पर बनारस में हम बताएंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? तो पेशा जो कानून था ये कब लागू किया गया था? देखिए 1996 में। पेशा कानून था क्या? देखिए पेशा कानून सीधे सीधे ये था कि हमारे जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, तो पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए ये पेशा कानून जो है यहाँ पर लाया गया था। पेशा कानून जैसा कि देखिए यहाँ पर 1996 में लाया गया था। और इसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी अनुसूची जो है, एक अनुसूची 5, कौन सी? अनुसूची 5। अनुसूची 5 ये क्या कहती है भाई? अनुसूची 5 ये कहती है कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, इसके बारे में अनुसूची 5 जो हमारी संविधान की ये बताती है। तो अनुसूची 5 के तहत हम अनुसूचित क्षेत्रों को क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं, उनको पहचानते हैं। और वर्तमान में हमारे 10 राज्य हैं जहाँ पर हमने क्या किया है कि भाई अनुसूचित क्षेत्रों को पहचाना है, और उन पे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पेशा के तहत, ये जो कानून है पेशा अधिनियम, इसके तहत क्या करते हैं कि वहाँ पर शासन व्यवस्था को प्रमोट करते हैं या उसको वहाँ पर बढ़ाते हैं। एक चीज़ और देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में यहाँ पर आया, तो इसका भी आधार क्या था? इसको भी इसलिए लाया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो पंचायत हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। उनको यहाँ पर एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार दिया गया वो 73वां संविधान संशोधन ला के यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो देखिए ये है सरयू नदी। और फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ और आपको बताएं कि जो ये वीडियोस हैं इनके कंटेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से कंटेंट ये डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको आप पूरा देखिए, आप पूरा देखेंगे आप पाएंगे कि बहुत सारा कंटेंट आपके पास धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और हमने प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ें स्टार्ट की हैं वो अपनी, चाहे देखिए हिंदी है, GS है, UP है, कंप्यूटर वाला, सारा कुछ हमने स्टार्ट किया है। आप उसको यदि मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट जो है बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम बात ये कर रहे थे कि भाई जो श्री राम की कथा से जुड़ी हुई नदी है और अयोध्या शहर से होके बहती है, तो वो कौन सी है? सरयू नदी। अब देखिए जो सरयू नदी है फ्रेंड्स, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम है फ्रेंड्स, जो मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील के दक्षिण से होता है। तो मानसरोवर जो झील है उसके दक्षिण से इसका यहाँ पर उद्गम होता है। इसके बाद में ये नीचे आती है नेपाल में, तो नेपाल में आती है। नेपाल में इस नदी का जो नाम है वो है कर्णपाली। क्या नाम है? कर्णपाली। तो देखिए इसका जो मानसरोवर झील है अपनी तिब्बत में है जो मानसरोवर झील, तो तिब्बत की मानसरोवर झील के नीचे दक्षिण से इसका उद्गम होगा। उद्गम होने के बाद में ये यहाँ पर आएगी और इसको नाम हम यहाँ पर नेपाल में दे देंगे कर्णपाली। कर्णपाली जब नीचे और आएगी अपने भारत में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर घाघरा। अब देखिए ये जो घाघरा शब्द है ना, ये घाघरा शब्द किंवदंतियों से आप मतलब वो बताया गया है कि जो घाघरा क्या है कि एक पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। तो इस वस्त्र के आधार पर ही इसका नाम यहाँ पर घाघरा रखा गया था। तो घाघरा नाम से देखिए यहाँ पर नीचे जानी जाएगी, फिर इसके नीचे यहाँ पर इसको सरयू नाम से जानते हैं, ठीक है, सरयू नाम से। तो ये सारे नाम देखिए कर्णपाली, घाघरा और सरयू, सब ये इसी नदी के क्या है कि यहाँ पर नाम है। और ये फिर नीचे देखिए नाम जब इसका सरयू हो जाएगा फिर नीचे ये छपरा में, ठीक है, कहाँ? छपरा के पास में ये गंगा नदी में क्या होती है कि मिल जाती है, ठीक है। तो हमारी ये जो सरयू नदी है इसका पूरा उद्गम कहाँ से कैसे, इसका क्या नाम है और कहाँ पे आके ये मिलती है, ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगला देखिए, IRS रिसोर्स सेट टू
LISS-3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017-18 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था। अब देखिए ये बहुत पुराना देखिए डेटा इन्होंने पूछ लिया, लेकिन अब आयोग है, क्या किया जा सकता है भाई, वो पूछा है तो हमें बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक प्रकार से जो हमारी वनों की जो गणना होती है, तो वन गणना या वन स्थिति जो रिपोर्ट आती है, तो वन स्थिति रिपोर्ट का डेटा यहाँ पर पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है हमारा देखिए कि 2017-18 के हिसाब से पूछ रहा है। हालांकि इसके बाद देखिए एक 2021 में आ चुकी है वन स्थिति रिपोर्ट, और एक 2024 में आई है। हालांकि ये वाली थी कि कब की, ये 23 की थी, ठीक है 23 की थी, लेकिन इसका जो डाटा है ये दिसंबर 2024 में जारी किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये देखिए इसके पहले की भी थी, तो अभी हमारे पास जो रिपोर्ट वर्तमान की है ये है 18वीं रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके पहले देखिए कौन सी 17वीं और 16वीं, तो मान लीजिए कि 16वीं जो ये गणना है वन स्थिति रिपोर्ट है, वहाँ का डेटा ये हमसे पूछ रहा था। लेकिन ठीक है, देखिए तो इसका उस समय जो डेटा था क्या था कि भाई ये उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र जो था यहाँ पर था देखिए 14,805.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उस समय क्या था कि ये वहाँ पर वन क्षेत्र इतना दर्ज किया गया था। अब देखिए मैं आपको वर्तमान का थोड़ा डेटा बता दूं कि वर्तमान में देखिए हमारी 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है। इसकी जो डाटा है वो दिसंबर 2024 में जारी किया गया है। अब 18वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इस 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से अपना जो उत्तर प्रदेश है इसमें से कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, देखिए अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र क्या होता है? अभिलिखित वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें से गवर्नमेंट दस्तावेज ये कहते हैं कि भाई इतना हमारे पास क्षेत्र रिजर्व है, भले ही इसमें वन हो या ना हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में ये कितना है 17,435 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरे अगर हम अपने क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से कितना प्रतिशत है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का ये 7.24% है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम वनावरण की बात करें, ठीक है, तो वनावरण कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर वनावरण, तो देखिए वनावरण जो है ये है फ्रेंड्स हमारे पास वर्तमान में 14,045 है लगभग। ठीक है, 15,045, तो ये कितना है 15,045 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर जो है ये वर्तमान में हमारा क्या है कि वनावरण है। ये परसेंटेज के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये 6.24% है अपने पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो वनावरण इतना है, और हमने कुल अभिलिखित वन क्षेत्र भी देखा जो कि 7.24% है। ये परसेंट वाला आप याद करके रखिएगा, वनावरण जो है इससे 1% कम है, यानी 6.24%। ठीक है, और ये 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से है। ठीक है, ये भी आप याद करके रखिएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितना मतलब धन प्रदान करती है। ठीक है, तो अभी देखिए ये योजना है जो गवर्नमेंट ने चालू की थी, तो इस गवर्नमेंट की जो योजना है इसके अनुसार 91,000 रुपये जो है यहाँ पर ये प्रदान करते हैं जो मतलब सामूहिक शादी करते हैं। तो सामूहिक शादी में उसमें देखिए कुछ पैसा रहता है जो सीधे मतलब विवाहिता या लड़की के अकाउंट में डाला जाता है, कुछ सामान के लिए मतलब दिया जाता है। तो इस प्रकार से 51,000 की सहायता जो है यहाँ पर ये प्रदान की जाती है। ठीक है, ये सामूहिक विवाह योजना के तहत। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि भाई जो उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता है वो कितनी है। तो देखिए अभी इसमें क्या है कि पुरुषों की जो साक्षरता है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर 75%, ये 75.7% के लगभग है। वहीं पर अगर इसके हिसाब से NFHS के हिसाब से यदि हम देखें कि टोटल साक्षरता कितनी है, तो ये देखिए 66.4%। ठीक है, ये 66% मानिए, और यहाँ पर जो स्त्री साक्षरता है वो कितनी है 58%। ठीक है, 58.8 है वैसे। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार NFHS 5 के अनुसार यहाँ पर टोटल हमारी जो साक्षरता है वो है 66.8%। यहाँ पर पुरुष साक्षरता जो है ये है 75.7%, और महिला जो साक्षरता है ये है
8%। लेकिन देखिए साक्षरता में यदि हम देखें कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या साक्षरता है, तो उत्तर प्रदेश में वैसी जो साक्षरता है वो है देखिए यहाँ पर 67। अगर पुरुष की ज्ञात करना है तो इसको 10 बढ़ा दो 77 कर दो, और यहाँ पर अगर हमें महिला की ज्ञात करना है तो यहाँ पर 57 कर दो। ठीक है, ये बीच में देखो 67 याद रखो। इसके बाद पुरुष की करना है तो 77 कर दो, और महिला की ज्ञात करना है तो 57 कर दो। ये 2011 के हिसाब से है। ठीक है, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता का दर है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो भाई वित्तीय सेहत की देखभाल करने के लिए और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता आए इसके लिए गवर्नमेंट ने कोषवाणी नाम का एक जो पोर्टल है कह सकते हैं कि या वेबसाइट जो है इन्होंने शुरू की है। तो इसका नाम क्या है, कोषवाणी। ठीक है, अगला देखिए लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ। तो लखनऊ की जो चित्रकला शैली है देखिए, तो ये क्या है कि ये आसफ उद्दौला जो एक शासक हुए हैं, आसफ उद्दौला के शासनकाल में ये काफ़ी फली फूली है, और इनका जो काल है ये 1775 से लगभग 1797 तक लगभग माना जाता है। तो ये जो है आसफ उद्दौला का काल है, और यहाँ पर जो लखनऊ चित्रकला शैली है इसका विकास काफ़ी हुआ है। अगर लखनऊ चित्रकला शैली में हम कुछ कलाकारों की बात करें तो एक जो कलाकार है उसका नाम है देखिए असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, तो असित कुमार जो हलदार हैं ये काफ़ी अच्छे कलाकार थे। वो मतलब इसी कह सकते हैं कि लखनऊ चित्रकला में शैली में काफ़ी ज़्यादा योगदान है इनका। और ये देखिए बंगाल से जुड़े हुए थे, और बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर के ये कह सकते हैं कि सहायक भी रहे हैं। तो ये असित कुमार हलदार जो हैं ये इस कला से यहाँ पर जुड़े हुए थे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2021 में एक यहाँ पर विधेयक लाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2026 तक हमारा जो प्रजनन दर है हम इसको कर देंगे 2.1 प्रति हज़ार इसके हिसाब से, और दूसरा 2030 तक ये था कि 1.9 तक कर देंगे। क्या होता है कि जब देखिए जन्म दर हमारी 2.1 हो जाती है तो ये होता है स्थिरीकरण जनसंख्या का। मतलब अगर हमारी जो मतलब प्रोडक्टिविटी है पर मतलब जो महिला है उसकी जो प्रजनन दर है यदि 2.1 हो जाए तो यहाँ पर जो जनसंख्या है ये स्थिर हो जाती है। अगर इससे कम हो जाती है तब वो क्या होती है कि धीरे धीरे जनसंख्या जो है कम होने लगती है। तो हमने 2021 में जो विधेयक लाए थे उत्तर प्रदेश द्वारा, इसने यही निर्धारित किया था कि 2026 तक हम 2.1 प्रजनन दर कर लेंगे, और इसके बाद में 2030 तक 1.9 कर लेंगे। ये उसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए ये उस समय का डाटा है, और चूँकि किसान विद्रोह काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं पश्चिम में, इसलिए यहाँ पर पूछ लिया गया है ये। तो देखिए यहाँ पर ये महेंद्र सिंह जो टिकैत है, तो उस समय क्या था कि बिजली की दर बढ़ गई थी किसानों के लिए, तो बिजली की दर किसानों के लिए ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये 1987 की यहाँ पर बात है, और नाम याद रखना है हमें, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, अगला देखिए एका आंदोलन 2021-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए ये एक इसमें पॉइंट आया था कि भाई ये जमींदारों द्वारा शुरू किया गया था, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि जो देखिए एका आंदोलन है ना, तो एका आंदोलन जो है ये 1921-22 में शुरू किया गया। ठीक है, ये किसानों का आंदोलन था। दरअसल क्या था कि जो यहाँ अंग्रेज़ शासन कर रहे थे तो उन्होंने भाई जो दर थी, टैक्स की जो दर थी उसको उन्होंने बढ़ा दिया था। अब यदि टैक्स की दर बढ़ जाएंगी, अत्याचार बढ़ जाएगा किसानों पे, तो क्या करेंगे वो लोग, विरोध करेंगे। तो एका नाम का एक आंदोलन हुआ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो बहराइच है या जो हरदोई है, सीतापुर है, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर हुआ था। तो ये आंदोलन किया गया था किसानों द्वारा, ताकि भाई जो लगान है उसकी बढ़ोतरी ना हो, या लगान पता चले कि यहाँ पर हो सकता है सूखा पड़ जाए लेकिन लगान देनी पड़ रही है। तो इन सारी समस्याओं को
को देखते हुए किसानों ने विद्रोह किया था, जिसका नाम यहाँ पर एका नाम से पड़ा है। तो एका विद्रोह जो है ये 1921-22 में किया गया था। अब कभी कभी देखिए ये एका आंदोलन जो है महत्वपूर्ण है, तो ये कभी कभी स्थान पूछ सकता है। तो स्थान जैसे हमने अभी बात की कि कहाँ पे है, ये अपना बहराइच है, सीतापुर है, हरदोई है, यहाँ पर है। और इसका जो सन है ये भी याद करके हमें रखना है 21-22। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में भाई 18 मंडल हैं। 18 मंडल में से एक मंडल जो है ये हमारा अलीगढ़ का है। और अलीगढ़ मंडल में जो ज़िले हैं वो कितने हैं, 4 ज़िले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अलीगढ़ मंडल में जो 4 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए एक है अलीगढ़ खुद में, दूसरा है एक यहाँ पर हाथरस, और फिर है एक यहाँ पर एटा, और फिर है यहाँ पर एक कासगंज, ठीक है। तो देखिए अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, इसके अलावा अगर कोई ज़िला है तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बदायूं ऑप्शन में रहा होगा, तो बदायूं इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर अलीगढ़ जो है इसमें से कितने, 4 ज़िले यहाँ पर उपस्थित हैं। अगला देखिए, UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो UPBSN जो है ये क्या है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, क्या, यूपी या फिर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। तो ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम जो है इसका कार्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और ये भाई किसके लिए है, भूमि की सुधार के लिए है। तो भूमि सुधार के लिए वित्तीय सहायता है, तकनीकी सहायता है, ये क्या करता है कि किसानों को प्रदान करता है। अगला देखिए, किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया। और ये देखिए 2009-10 के यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ जो है इसने यहाँ पर इसमें काम किया था। अब देखिए ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं फ्रेंड्स कि कह सकते हैं कि अतरंगी प्रश्न हैं, तो इनको हमें याद करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में पूछे जाएँ तो हम इनको कर पाएंगे। अगला देखिए प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग जो है ये यहाँ पर जो पत्रिका है यानी सांख्यिकी पत्रिका है इसको क्या करता है कि यहाँ पर जारी करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो देखिए यूपी वाला पोर्शन था, बाकी वाला जो पोर्शन इसका है हम उसको भी हल कर लेंगे, और इसके साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर का हम सीरीज चला रहे हैं उसको भी आप देखिए, और आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आ रही होंगी। देखते रहिए, वीडियोस को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।